नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हरबंस गुदारा, सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय। मैं आज आपके सामने पीटीआई भर्ती से संबंधित मार्गदर्शन हेतु उपलब्ध हुआ हूँ, आपके समक्ष आया हूँ। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो कोच बने, वो अपने बच्चे तैयार करे और वो खेल में प्रदर्शन स्वयं नहीं कर पाया, वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनसे वो प्रदर्शन करा पाए। सरकार ने भी साथ दिया है सबका, और अभी 461 जो पद है वो पीटीआई भर्ती हेतु विज्ञापित करने का निर्णय किया है। 3rd ग्रेड, जिसको पीटीआई कहते हैं, शारीरिक शिक्षक अनुदेशक, 461 पद, और 461 पद वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के विज्ञापित करने का निर्णय किया है। शारीरिक शिक्षक पद स्कूल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, वो आपको पता है। अगर 3rd ग्रेड, जिसको पीटीआई कहते हैं, उसके पद विज्ञापित हुए तो इसका विज्ञापन जारी करने के जो अधिकार है, जो करता है, वो करता है आरएसएसबी, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। और अगर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद विज्ञापित होते हैं तो आरपीएससी करता है, वो करता है आरपीएससी। क्योंकि ये जो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक है, ये 3600 ग्रेड पे से, छठे वेतन आयोग के अनुसार अधिक है 3600 ग्रेड पे से, इसलिए इसके जो भी 3600 से अधिक पद के विज्ञापन होते हैं वो आरपीएससी के माध्यम से भर्ती होती है। तो समान बात इन दोनों में ये है कि आरपीएससी और आरएसएसबी का, दोनों का सिलेक्शन का जो पैटर्न है ना, स्कीम है, सिलेबस है, वो करीब करीब एक समान होता है। 2008 में जो वैकेंसी आई, 2011 में आई, और 2016 में, और 2018 में, इन सब के जो स्कीम को देखें, जो पैटर्न को देखें, जो सिलेबस को देखें, तो करीब करीब जो पैटर्न था वो सेम था। किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं, केवल 10% सिलेबस को छोड़कर, 10% सिलेबस को छोड़कर। तो हम पीटीआई की बात कर रहे हैं तो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की बात कर रहे हैं, और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की बात कर रहे हैं तो पीटीआई की बात कर रहे हैं। अब मैं ये जो शारीरिक शिक्षा के जो पद हैं, 461 पद, अभी सरकार ने निर्णय किया है कि 2232 पद इसमें और जोड़े जाएंगे। 2232 पद इसमें और जोड़े जाएंगे तृतीय श्रेणी में, और ये 461 पूर्व में जो घोषणा करी थी वो हो गए, तो ये कुल मिलाकर हो गए 2693 पद। यदि तृतीय श्रेणी श्रृंखला या पीटीआई की भर्ती हम कहें तो 2693 पद है, वो उसका विज्ञापन आएगा, उसकी भर्ती होगी राज्य सरकार द्वारा। तो हम जो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बीपीएड योग्यताधारी हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है इस प्रतियोगिता परीक्षा को पास करने का। अब मैं आपको ये बताऊं कि इस भर्ती परीक्षा में सफलता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले हम इसकी प्रकृति समझते हैं कि ये स्कीम क्या है, किस तरीके से इसका चयन होता है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। ठीक है। पीटीआई भर्ती की स्कीम। स्कीम मीन्स सिलेबस। ठीक है, स्कीम और सिलेबस। तो स्कीम क्या है, कैसे, किस तरीके से पीटीआई की भर्ती की जाती है। पीटीआई भर्ती हेतु
3 पद हैं इनके पास। 3 पद का मतलब ये कहें कि 3 चरण हैं। चरण, 3 चरण कौन कौन से हैं? हम इन 3 चरणों में पहले चरण में लेते हैं कि इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पदों को विज्ञापन आने के बाद जो पेपर होता है उसमें पहले चरण में होता है फर्स्ट पेपर। ठीक है, ये पेपर होता है जीके का पेपर या जनरल नॉलेज का पेपर राजस्थान और भारत के संदर्भ में, और ये पेपर होता है 200 मार्क्स का। और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। 100 क्वेश्चन इसके आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। सेकंड पेपर होता है सब्जेक्ट पेपर, मतलब सेकंड पेपर होता है फिजिकल एजुकेशन का पेपर। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का पेपर, इसमें 260 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसमें 100 मार्क्स के 130 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। ठीक है, उसके पश्चात होता है थर्ड नंबर पे आ गया आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट। ये होता है 40 मार्क्स का। यदि आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, और या यदि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने पार्टिसिपेशन किया है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो कुल टोटल जो हो गया वो 200, 260 और 40 मीन्स 500 मार्क्स का। 500 मार्क्स का एग्जाम ये आता है, और इस तीनों जो चरण हैं, तीनों जो पद हैं, उनकी लास्ट मेरिट में तीनों को जोड़कर मेरिट बनाई जाती है। अब पीटीआई भर्ती परीक्षा में सफलता हेतु क्या किया जाए, क्या व्यू रचना हो, क्या स्ट्रेटजी हो, क्या हमारा प्लान हो। ठीक है, किस तरीके का हम प्रयास करें हमारा जो हमें इस परीक्षा में सफलता दिलाए। तो इस परीक्षा में सफलता हेतु हमारे पास है कि हम इसमें क्वेश्चन जो लेवल है वो किस तरीके का आता है। पहली बात, क्वेश्चन, हमें इसकी प्रवृत्ति पता नहीं होगी तो हम किसी भी तरीके की तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है लेवल है वो किस तरीके का आता है। दूसरा है कि इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए। ठीक है, तीसरा है इसमें टाइम कितना चाहिए हमें तैयारी करने के लिए, और चौथा है कि इसमें हेल्प जो है वो कैसे ली जा सकती है, कैसे प्राप्त की जा सकती है। अब मैं पहले पॉइंट पर चर्चा करता हूं, क्वेश्चन। शारीरिक शिक्षा का जो सिलेबस है उसमें 8 पार्ट हैं, 8 यूनिट हैं जो शारीरिक शिक्षा के विभिन्न विषयों को प्रदर्शित करती हैं, विभिन्न विषयों के बारे में बताती हैं। अब ये जो 8 पार्ट है ना, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। पहली यूनिट आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियर नहीं होगी, पहली यूनिट की संपूर्ण अवधारणा से आप परिचित नहीं होंगे, तब तक आप सेकेंड यूनिट से किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन जो इसमें आते हैं इस प्रतियोगिता परीक्षा में, उनको किस प्रकार हल करना है, कैसे आते हैं, तो किस प्रकार हल करना, ये तो बहुत लंबा चर्चा का विषय है। तो अपने मार्गदर्शन में आपको बताएंगे कि किस प्रकार और कैसे हल करें। लेकिन क्वेश्चनों का लेवल क्या है? क्वेश्चन का लेवल होता है आपके ग्रेजुएशन लेवल तक का, जो आप बीपीएड में पढ़ के आए हो, और आपने जो पढ़ रखा है उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, लेकिन अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट नहीं होते, क्योंकि किसी परिस्थिति में वो अप्लाई कर उसके बाद ऐसे इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो एक सामान्य जो आपका सिलेबस है उसी में से 99% सिलेबस में से ही क्वेश्चन आते हैं। 99% जो क्वेश्चन है वो सिलेबस में ही आते हैं।
अब हो गया सक्सेस। सक्सेस प्राप्त करने के लिए, सफलता, इस एग्जाम में सफल होने के लिए क्या किया जाए? यदि आपको इस प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होना है तो आप इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पर ही इतना ध्यान देना, दोनों को बराबर लेकर चलने से सफलता प्राप्त की जा सकती। ऐसा नहीं कि मैं तो शारीरिक शिक्षा का तो बहुत बड़ा विद्वान हूं, लेकिन पेपर फर्स्ट में मुझे कम आता है तो मैं सफल हो जाऊंगा, नहीं। दोनों प्रश्न पत्रों को आपको अच्छे से कवर करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। दोनों को, जितने भी 4 पार्ट फर्स्ट पेपर के हैं, 8 सेकंड पेपर के, तो दोनों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। यदि आप फर्स्ट पेपर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और सेकंड पेपर भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपका जीके बहुत अच्छा है लेकिन शारीरिक शिक्षा में आप इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आप सफल हो जाएंगे, नहीं। आपकी सफलता अनिश्चित है, इसलिए दोनों पेपर पे ध्यान देना आवश्यक है। दोनों की बहुत ही अच्छी साइंटिफिक तरीके से तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अब थर्ड की बात आई तो थर्ड, स्पोर्ट्स जो अचीवमेंट है वो आपने प्राप्त कर लिया। अब उसमें एडिशन करना, जोड़ना किसी दूसरे इवेंट को बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए इन दोनों पे ही आपको फोकस करना होगा। दोनों पेपरों पर एक तरीके से, समयबद्ध तरीके से फोकस करना होगा, दोनों की तैयारी करनी होगी, तभी आपको सफलता मिल सकती है। अब ये आया कि टाइम, हमें इन 2 पेपरों की तैयारी करने में, प्रतियोगिता परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने में हमारे पास कितना वक्त होना चाहिए? तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ, एक इस लेवल की जो प्रतियोगिता परीक्षा है ये, और बहुत अधिक संख्या में इसमें प्रतिभागी बैठेंगे, क्योंकि हर साल दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है, कॉलेजों की भी संख्या बढ़ती जा रही है बीपीएड, और फिर बाहर के जो स्टेट के लोग हैं वो भी आकर इस प्रतियोगिता परीक्षा में अपना हाथ आजमाते हैं। तो इसलिए टाइम जो है वो आपके पास 5 माह, 5 मंथ का टाइम आपके पास होना आवश्यक है। अब 5 माह में कैसे, मैं बताऊं कि यदि आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं किसी भी तरीके से, किसी आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं या आप कहीं मार्गदर्शन में भी इसका तैयारी करते हैं, तो आपके पास 5 मंथ किस तरीके से आवश्यक होने, वो थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डालता हूं कि फर्स्ट पेपर जो है उस पर तैयारी करने के लिए आपको 3 माह का, 3 मंथ का रेगुलर क्लास प्रोग्राम जरूरी है। कौन सा प्रोग्राम? जिस तरीके से क्लास में पढ़ते हैं उस तरीके से क्लास प्रोग्राम जरूरी है, ठीक है? 3 मंथ का, ठीक है? इस 3 मंथ के साथ साथ 2 मंथ का आपके पास, मतलब फिजिकल एजुकेशन का जो आपकी 8 यूनिट है ना, 8 यूनिट, उसकी तैयारी के लिए भी आवश्यक है, ठीक है? लेकिन हमारे पास इस 3 के साथ साथ ही ये चल रहा है। अब हमें चाहिए इसमें 2 मंथ है ना, पहले मंथ में आपके जो क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग का है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, उसके लिए आपके पास 1 मंथ, ठीक है? और इसके बाद में 1 मंथ हो गया आपको सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है? उसका रिवीजन के लिए, रिवीजन के लिए आपके पास वक्त होना जरूरी है। इसलिए टोटल जो समय है 3 मंथ ये हो गए, और 1 मंथ आपका एग्जाम के जो पेपर पैटर्न है, पेपर है, मॉक क्वेश्चन है या मेगा किसी तरीके का कोई क्वेश्चन सीरीज है, उसको करना सॉल्व, और 1 मंथ में सेल्फ रिवीजन करना सारे सब्जेक्ट का। तो इसके लिए ये 5 महीने का समय आपके पास बहुत आवश्यक है, तभी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, वरना आपकी तैयारी अनिश्चित रहेगी। अब इसमें 5 मंथ का ही मैंने क्यों बताया? क्यों 5 मंथ का बताने का मेरा
कारण और इसके पीछे छुपा हुआ कारण ये है कि इसमें सफलता जो 500 मार्क्स में से 233 मार्क्स लेता है ना, सॉरी 233 मार्क्स लेता है ना, उसका चयन हो जाता है। ठीक है, और ये तो होगी जर्नल की, ठीक है, जर्नल की लिस्ट हो गई। 233 जो लेता है 500 में से, तो उसके बाद में दूसरी जो भी कैटेगरीज में रिजर्वेशन में है वो अलग बात है, लेकिन 500 में 233 लेता है ना, उसका चयन हो जाता है। लेकिन यदि आप इसमें 500 में से 400 नहीं लेते हैं ना, तब 10 साल तक आपका 10 ईयर तक क्या होता है, आपका घर नहीं बन पाता है। कहने का मतलब ये है कि इस मेरिट में तो 233 मेरिट में तो आप बाड़मेर देखोगे और 10 साल अपने घर के पास नहीं जा सकते। और खिलाड़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वह अपने घर के पास हो, सारी सुविधाएं उसके ग्राउंड उसके नज़दीक हो, जिससे वह अपने शांत मन से अपने विद्यार्थियों को खिलाड़ी बना सके और उनको खेल के लिए तैयार कर पाए। इसलिए आपका मकसद 500 में से 400 मार्क्स लेना होना चाहिए। ये नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन हो जाएगा तो 10 साल तक, सरकार की पॉलिसी है 10 साल तक वहाँ बैठे रहोगे, आपका ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको टारगेट बनाकर चलो और इस व्यू रचना से चलो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, अब हम चलते हैं पीटीआई में हेल्प की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक था अपना हेल्प, कि हेल्प क्या हो सकती है। अब रहती बात हेल्प की, तो बिना खिलाड़ी जो है, एक बीपीएड धारी योग्यताधारी जो खिलाड़ी है, हम मानते हैं कि वो एक मतलब उसका खिलाड़ी को पढ़ने के लिए बहुत कम अपने जीवन में समय मिल पाता है, कि खेल उसका अधिकतर समय है वो ले लेता है। तो इसलिए उसे अन्य विषय पढ़ने के लिए, ये जो जीके के पेपर हैं वो है, या हम फिजिकल एजुकेशन के दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, तो वो उसका नहीं उतने उसमें पारंगत होते जितना वो खेल में होते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में वो क्या करते हैं, पिछड़ जाते हैं। लेकिन हमारा मकसद यही है कि उन खिलाड़ियों को आगे तक पहुंचाना, जिससे वो अपनी नई पौध बनाए और जिस खेल का वो व्यक्ति है उस खेल का एक इतना बड़ा वटवृक्ष बना दे, जिससे क्या हो कि सारी जगह उसी खेल का नाम हो। उसके लिए चाहिए हमें हेल्प उन खिलाड़ियों की। तो हेल्प मतलब मार्गदर्शन। मेरे द्वारा इस मार्गदर्शन में आपको क्या और किस तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा, या कैसे मार्गदर्शन मैं आपको प्रदान करूंगा। तो पहला है इसमें हमारी ऑफलाइन क्लास, ठीक है, और दूसरी है ऑनलाइन क्लास। मेरा मार्गदर्शन प्रदान करने का 2 मोड होंगे। पहला मोड है ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लास में आपकी, जो मैंने बताया था कि 2 माह का मतलब 60 × 2 120 आवर्स का प्रोग्राम होगा। मिनिमम है ये, ठीक है, मिनिमम प्रोग्राम है, मिनिमम टाइम है। इसमें लगभग, इससे आप ये समझो कि 20 क्लास और हो सकती है, बढ़ सकती है, नहीं तो 120 तो रहेगी। ठीक है। अब ऑफलाइन क्लास में आपने देखा होगा टॉपिक वाइज जो आपकी 8 यूनिट हैं, 8 यूनिट हैं, उसमें प्रत्येक टॉपिक से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, ठीक है, उन टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर कराना और उसी क्लासरूम टीचिंग की रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचाना। वो ऑनलाइन क्लास, स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं, कि कौन सी ऑफलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग, क्योंकि स्टूडियो रिकॉर्डिंग में जब स्टूडेंट के रिस्पॉन्स कम होते हैं तो टीचर भी क्या है कि कम एग्जाम्पल दे पाता है। यदि रिस्पॉन्स ज़्यादा होंगे तो टीचर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देता है, बहुत उसको अच्छे विस्तृत तरीके से समझाता है। इसलिए यह फ़ायदा रहता है कि ऑनलाइन में वही जो ऑफलाइन मोड की क्लासों की रिकॉर्डिंग है वही आप तक उपलब्ध होती है। अब आ गया इसके बाद में कि टॉपिक वाइज, अब ये है टॉपिक वाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, ये मैंने बताया यूनिट
यूनिट वाइज, और प्रत्येक टॉपिक से हर सिलेबस सामने रखकर उसमें हर टॉपिक को आपको अवगत कराना उसके बारे में, और फिर टॉपिक और यूनिट वाइज करवाने के बाद में टॉपिक वाइज टेस्ट कि आपकी परफॉर्मेंस का असेसमेंट करना कि जो आपने पढ़ा है वो कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा है या आपने क्या ज्ञान प्राप्त किया है, उस टेस्ट से आपका ये पता लग जाता है। फिर यूनिट वाइज टेस्ट, प्रत्येक यूनिट का 1-2 टेस्ट ऐसे, ठीक है। और फिर आ गया मेगा टेस्ट। मेगा टेस्ट समय के अनुसार, अगर एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो हम समय के जितना हमारे पास समय होता है उस समय के हिसाब से क्या करते हैं, मेगा टेस्ट का आयोजन भी करते हैं, और जिसको आप देकर आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आ गया कि जो ऑनलाइन मोड के विद्यार्थी हैं वो अपने प्रॉब्लम जो उनके फेस कर रहे हैं, जो किसी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करें। तो हम क्या करें, उसके लिए एक ऑनलाइन डिस्कशन रखेंगे जिसमें उनकी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके, उसी समय उनको सॉल्व करवाकर उनको उस टॉपिक से अवगत कराया जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है मैंने आपको बताया कि 120 आवर्स मान लो मिनिमम है, 120 आवर, हम जल्दी जल्दी चलेंगे तो, वरना ये 160 आवर में तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो 80 दिन के मार्गदर्शन में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, और उसके लिए हमें इस तरीके से पढ़ाई करना, टॉपिक वाइज पढ़ाई करना, और जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार तैयारी करना, ये बहुत आवश्यक है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इतना मेहनत करके शारीरिक शिक्षक पद पर चयन होकर अपने खेल के अनुयायी बनाना चाहते हैं या फिर आप क्या करना चाहते हैं। वो आपको 60 दिन, ये जो 60 दिन बताए हैं मैंने, ये सामान्यतः जब निर्बाध रूप से रोज क्लास चलती है उस दौरान का है ये सिस्टम, पर कभी संडे आया, कभी सैटरडे आया, कभी 2 दिन छुट्टी आ गई, कभी कुछ आ गया, तो इसलिए ये 3 माह तक, 3 माह का हम मान के चले कि 3 माह आपके 3 मंथ हैं जो आपके पास हैं, तो आपकी 120 क्लास कवर हो जाती है और आप पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और किसी भी क्वेश्चन पेपर को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम आपको तैयारी करवाएंगे, किस तरीके से हम आपको इस सिलेबस, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर का सिलेबस है, फर्स्ट पेपर रहो या सेकंड पेपर रहो, उससे अवगत कराएंगे, तो वो मैंने तरीका आपको बताया। अब रह जाता है इसमें कि सिलेबस क्या है और कौन सी बुक पढ़ें, इसके लिए हमें एक अलग सेशन लेना होगा। लेकिन यदि आप इस मार्गदर्शन में जुड़ना चाहते हैं तो ये आपको निश्चय करना है कि आपके पास इतना समय है, और आपको निश्चित रूप से, अगर यदि आपके समय है तो निश्चित रूप से आप सफल होने के लिए इस तरीके से प्रयास करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। और सफलता है वो आपके नए खिलाड़ियों को एक माहौल देगी और नए खिलाड़ियों का निर्माण करेगी, जो हमारे लिए आज शारीरिक शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है कि खेलों को आगे बढ़ाया जाए और उनके नए नए अनुयायी बने, नए नए खिलाड़ी बने, जिससे उन खिलाड़ियों का और इस शिक्षक का नाम रोशन हो। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हरबंश गोदारा, सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ पीटीआई भर्ती 2022 के सिलेबस पर चर्चा करने के लिए। पीटीआई भर्ती 2022 जिसकी संभावना विज्ञापित होने की फरवरी है। फरवरी में अगर यह विज्ञापन आता है तो हम ये सोच कर चलें कि मई माह में इसका एग्ज़ाम, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होनी है वो होगी। उसके लिए हमें इनके सिलेबस से रूबरू होना अत्यंत आवश्यक है। ये जो सिलेबस है ये किस प्रकार वितरित है, किस प्रकार इसकी यूनिट्स हैं,
इस पर हम आज चर्चा करेंगे। पीटीआई भर्ती का सिलेबस जो पहले सेकंड ग्रेड की जो विज्ञप्ति है वो तो आरपीएससी जारी करता है और थर्ड ग्रेड की करता है आरएसएसबी, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड। और दोनों का लगभग जो सिलेबस है वो समान है। इसमें हर साल जो परिवर्तन होता है वो 10% के आसपास होता है कि 10% जो हिस्सा है इस सिलेबस में नया जुड़ जाता है और पुराना हटा दिया जाता है, उसकी जगह नया जुड़ जाता है। इस प्रकार ये हम 10% मान के चलें, लगभग कम जुड़ता है लेकिन 10%, अधिकतम मान लें हम 10% जुड़ता है। अब हम चर्चा करें कि इस सिलेबस में क्या है और हमें कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। तो हम बात करें इस सिलेबस की, तो सिलेबस में जो पहली यूनिट है, इस पूरे आरपीएससी ने या आरएसएसबी ने इस सिलेबस को 8 यूनिट में बांट रखा है। तो 8 यूनिट अपने आप में इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे पहली यूनिट जो है वो क्या है, चौथी यूनिट है मनोविज्ञान की, पहली यूनिट के साथ इंटरकनेक्टेड है। बॉडी स्मेटोटाइप्स हैं वो फर्स्ट यूनिट में है और वो पार्ट किसका है, साइकोलॉजी का, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का पार्ट है। इस प्रकार ये सारी जो यूनिट है ना ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर हम ये समझें कि पहली यूनिट हमें अगर नहीं आती है, अगर हमारा उस पर पकड़ कमज़ोर है, तो हम सेकंड यूनिट मुझे बहुत अच्छे आती है तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुझे सेकंड यूनिट से जो पार्ट आएगा वो अच्छे तरीके से मैं हल कर लूँगा और मेरा चयन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आपको पहली यूनिट नहीं आएगी तब तक उसके बाद की जो यूनिटें हैं 7 वो भी नहीं आएगी, उन पर भी आपकी पकड़ अच्छी नहीं होगी। इसलिए पूरी यूनिट्स जो हैं 8 यूनिट्स हैं उन पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये है कि उन यूनिट के लिए हम कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें जो हमें सफलता दिला दे, जिनसे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और उससे किसी तरीके का अप्लाइड या फैक्ट क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व कर पाएं। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे आज। तो ये 2 मेन हमारा पार्ट रहेगा कि, और फिर तीसरी चर्चा हम इस पे ये करते हैं कि पिछले गत वर्षों में जो 4 वैकेंसियाँ आई, 2008 की आई, 2011 की आई, 2016 की आई, 2018 की आई, तो इन वैकेंसीज में इस प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में किस तरीके के क्वेश्चन आए और कौन सी यूनिट से अधिकतम प्रश्न लिए गए, कौन सी से कम लिए गए और कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन लिए गए, इस पर भी हम चर्चा आज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पहली यूनिट जो है इस सिलेबस की पीटीआई भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा की, वो है शारीरिक शिक्षा, है ना, शारीरिक शिक्षा का सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का ज्ञान। जो एक 10वीं और 12वीं का छात्र शारीरिक शिक्षा की अप्रोच रखता है, शारीरिक शिक्षा के बारे में अप्रोच रखता है या शारीरिक शिक्षा विषय का ज्ञान रखता है, उस ज्ञान से संबंधित प्रश्न पत्र में फर्स्ट यूनिट है, जिसमें आप ये कहें कि शारीरिक शिक्षा की परिभाषा क्या है, शारीरिक शिक्षा के बारे में क्या है, तो ये सारी चीज़ें इस फर्स्ट यूनिट में दी हुई है। जैसे जैविक आधार, हम ये कहें कि फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, जो आधारभूत इसके शारीरिक शिक्षा के टॉपिक्स हैं उनका ये पूरी यूनिट का संग्रह फर्स्ट यूनिट में। और इसके लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो मैं ये बताता हूँ कि 16 और 18 दोनों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें तो एक बार तो इसमें से 11 क्वेश्चन आए हैं 2016 में और इसमें 2018 में 13 क्वेश्चन इस यूनिट से आए हैं। अब इस यूनिट में इसने कहा है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सिलेबस के अनुसार, तो क्या पढ़ें, तो इसके लिए किताबें कौन सी पढ़ें। तो जैसे अपने हेडिंग से ही पता लग रहा है, तो हमें क्या करना है, 9th, 10th, 11th और 12th 4 क्लासें होगी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इन चारों क्लास जो कि राजस्थान स्टेट एजुकेशन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, उसकी पुस्तकें हैं 4, इनका नाम है
स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, चारों किताबें हैं जो बहुत ही स्टैंडर्ड और अच्छी किताब है, जो आपको आधारभूत जो शारीरिक शिक्षा है उसके ज्ञान से अवगत कराएंगी। और इसके अलावा भी 4 किताबें हैं जो एनसीईआरटी के हैं, वो हैं शारीरिक शिक्षा नाम से। एनसीईआरटी की शारीरिक शिक्षा कौन सी क्लास की? 9th, 10th, 11th और 12th। 4 क्लास तो एनसीईआरटी की और 4 क्लास राजस्थान बोर्ड की। तो ये 8 किताबें छोटी छोटी किताबें हैं, बहुत ही छोटी छोटी किताबें हैं। जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है वो प्रोफेसर परमजीत सिंह गुम्मन जी की लिखी हुई है और बहुत अच्छी किताब है, अपने आप में गागर में सागर भर रखा है उस किताब में। तो इसलिए ये 8 किताबें आप पढ़ें, एक जैसी भी हैं ये किताबें, मतलब आप सीबीएसई की किताब पढ़ोगे और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है तो एक लगभग सेम सा पैटर्न है दोनों के बारे में, दोनों पुस्तकों के बारे में। अगर 9th की सीबीएसई की लें और 9th की हम एनसीईआरटी के लें तो दोनों किताबें एक जैसी सी हैं, लेकिन फिर भी आपको उन दोनों को पढ़ना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि दोनों को पढ़ेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पहली किताब तो ये, और दूसरी किताब है ओलंपिक अभियान, प्रोफेसर अजमेर सिंह जी की कल्याणी पब्लिकेशन की जो किताब है, बहुत अच्छी किताब है। शारीरिक शिक्षा के आधारभूत ज्ञान के लिए वो किताब अपने आप में बहुत ही उच्च स्तर की किताब है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। नाम है उसका शारीरिक शिक्षा और ओलंपिक अभियान। इंग्लिश में जो वर्जन आता है उसको बोलते हैं एसेंशियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। किताब बहुत अच्छी है, उसको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। टॉपिक वाइज पढ़ें, उसमें जो टॉपिक नहीं है इसमें वो छोड़ दें और जो टॉपिक है उसका अध्ययन जरूर करें। उनमें लगभग उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैंने आपको 4 और 1 की किताब बताई, इसमें से आपको बहुत सारे पिछले कई सालों के जो क्वेश्चन हैं आपको मिल जाएंगे। वो आपके आधारभूत ज्ञान में, फाउंडेशन जो नॉलेज है उसमें आपको बढ़ाती है। तो इसलिए इनका बहुत आवश्यक है इन किताबों का पढ़ना। क्वेश्चन मैंने बता दिए, किताबें आपको बता दी। हाँ, पर एक चीज़ मेरी याद रखें, हमेशा इस प्रतियोगिता परीक्षा में कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है आप में से, सेल्फ स्टडी कर रहा है, किसी की मार्गदर्शन में तैयारी कर रहा है, ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, किसी भी तरीके से तैयारी कर रहा है ना, वो भूल कर भी ऑब्जेक्टिव टाइप किताब नहीं पढ़े। ऑब्जेक्टिव टाइप जो वस्तुनिष्ठ, एक तो होता है वैकल्पिक और वस्तुनिष्ठ। तो ये जो वैकल्पिक क्वेश्चन वाली होती है ना कि 4 नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, टिक मार करो, किताबों में 10,000 क्वेश्चन, 35,000 क्वेश्चन, 1,00,000 क्वेश्चन, उनको कभी नहीं पढ़े। उनमें से कुछ भी नहीं आता, वो आपके नॉलेज को बहुत बुरी तरीके से खराब करती हैं, इसलिए उनका अध्ययन कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, उनका आपको अध्ययन करना चाहिए जब आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो भी आपको जब आपके एग्जाम होने में थोड़े दिन बाकी है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत ही अध कचरा ज्ञान होता है, इसलिए मैं आपको राय नहीं देता उन किताबों को पढ़ने की। अब आ गया सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में है कि शारीरिक शिक्षा का वर्तमान ज्ञान। हम इसमें यूनिट का पूरा नाम तो अलग होता है, लेकिन मैं जो आपको टॉपिक बता रहा हूं कि इससे संबंधित है। तो शारीरिक शिक्षा का वर्तमान ज्ञान क्या है? वर्तमान ज्ञान का मतलब ये है कि जो शारीरिक शिक्षाओं का खेल भी एक अभिन्न अंग है। तो खेलों में कौन कहाँ क्या है, और गेम्स के जितने भी टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, स्किल है, खिलाड़ी हैं, अर्जुन पुरस्कार है, जितना भी ये सारा है, और किसने इस ओलंपिक में क्या जीता, ओलंपिक कब हुए, क्या नहीं हुए, ये सारा जो है उसको बोलते हैं वर्तमान ज्ञान। ये यूनिट आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। इसको आपको हल करने का एक तरीका है कि एक तो आप किसी भी करंट पत्रिका, कोई भी अच्छे लेवल की करंट पत्रिका या न्यूज़पेपर है, उसका रोज़ अध्ययन कीजिए, और आपके जो लेटेस्ट ओलंपिक हुए उनके बारे में अपना ज्ञान बढ़ाइए। और उसके अलावा सबसे अच्छी है एक है ना किताब आती है सरस्वती पब्लिकेशन की प्रैक्टिकल बुक एनसीईआरटी की। उसमें आगे की साइड खेलों के बारे में संपूर्ण जानकारी है। बहुत अच्छी किताब है, सरस्वती पब्लिकेशन की किताब है।
प्रैक्टिकल बुक एनसीईआरटी की जो 12th क्लास की प्रैक्टिकल बुक है वो है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से खेलों के बारे में दिया हुआ है। केवल वो पढ़ लें, उससे सारे क्वेश्चन जो आज तक आए हैं वो हल हो जाएंगे और भविष्य में आने वाले लगभग क्वेश्चन हैं जो हल हो जाएंगे। इसलिए इस किताब को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और पिछले वर्ष इस पूरी यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं 27, जबकि फर्स्ट यूनिट थी ना वो 60 मार्क्स की थी, इसमें से कम आए, ये 40 मार्क्स की है, इससे अधिक आए। इसका रीज़न ये है कि ये यूनिटें, फर्स्ट यूनिट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट आपस में इंटरकनेक्टेड यूनिट हैं, एक दूसरे का अतिक्रमण करती हैं। एक का ज्ञान नहीं होगा तो दूसरे का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए इसमें से इतने क्वेश्चन आए, 27 क्वेश्चन आए। और 2016 में 23 क्वेश्चन आए थे। इससे पेपर उठा के देखिए आप और आपको एकदम से पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, पुस्तक पहली तो चारों वो पढ़ेंगे तो भी ज्ञान हो जाएगा। और सरस्वती पब्लिकेशन की किताब मैंने बता दी, वो भी पढ़ लें। न्यूज़पेपर और करंट के बारे में अध्ययन करेंगे तो भी इस यूनिट के बारे में आपको ज्ञान हो जाए। अब सिलेबस की थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट क्या है, जिसको हम बोलते हैं सिद्धांत, प्रिंसिपल। चलो ठीक है, प्रिंसिपल, डेफिनेशन, और हिस्ट्री। ये यूनिट आपके 20 मार्क्स की है और इसमें से 9 क्वेश्चन आए थे 2016 में और अभी क्वेश्चन आए हैं 7। इस यूनिट से 7 क्वेश्चन आए हैं कि शारीरिक शिक्षा प्राचीन समय में किस प्रकार थी, वर्ल्ड की, इंडिया की, और उसके अलावा शारीरिक शिक्षा और खेलों के प्रिंसिपल, सिद्धांत, ये सारी जो है किताब यूनिट है, इस अपने में समाहित है इन टॉपिक्स में। और इनके लिए भी किताब जो है वो आपको किताब बताता हूँ, मेथड इन फिजिकल एजुकेशन। ये किताब किसकी है? इसमें किताब है प्रोफेसर के.एल. कमलेश और M.S. संग्राल। प्रोफेसर के.एल. कमलेश और प्रोफेसर M.S. संग्राल की किताब है मेथड इन फिजिकल एजुकेशन। ये इसके बारे में, इस यूनिट के बारे में वो आपको सारी बुक है उसमें दिया हुआ है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आती है वो किताब, नाम दोनों का एक ही है। ठीक है, प्रोफेसर के.एल. कमलेश और प्रोफेसर M.S. महेंद्र सिंह संग्राल नाम की किताबें हैं और ये फ्रेंड्स पब्लिकेशन लुधियाना से छपती है, तो बहुत ही अच्छी किताब है। तीसरी यूनिट में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करेगी। अब फोर्थ यूनिट, बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट, फोर्थ यूनिट है एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, हिंदी में शिक्षा और खेल मनोविज्ञान। शारीरिक शिक्षा के जितने भी मनोवैज्ञानिक से संबंधित जो टॉपिक है ना, वो फर्स्ट यूनिट और इस फोर्थ यूनिट के अंदर हैं। इसके लिए आपको अलग से पुस्तक एक खरीदने की आवश्यकता है। और इसमें मैं ये कहूँ आपको कि 11 तो 20 मार्क्स की यूनिट है ये, 11 तो 2016 में और पिछले साल भी 11, 2018 में पिछली भर्ती में भी, दोनों परीक्षाओं में 11-11 मार्क्स के, 11-11 क्वेश्चन, मार्क्स नहीं क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन जो हैं इस परीक्षा में आए थे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण यूनिट है। और किताब का नाम है, इसका नाम है शिक्षा एवं खेल मनोविज्ञान। टॉपिक है उसी जो यूनिट का टॉपिक है वही है मनोविज्ञान। ये
अमित ब्रदर्स पब्लिकेशन है इसका, और डॉक्टर रतन कंवर, डॉक्टर रतन कंवर इसके लेखक हैं। डॉक्टर रतन कंवर इसके लेखक हैं। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, सारे टॉपिक इस पुस्तक में आपको मिल जाएंगे और आपके जो भी फंडा है वो बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान से क्लियर हो जाएंगे। पुस्तक है, नाम ये दे दिया। इसके अलावा एक और किताब आती है, उसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, के पाठक की है, डॉक्टर के पाठक। वो किताब भी बहुत अच्छी है, उसका भी आप अगर अध्ययन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब है 5वीं यूनिट, शारीरिक शिक्षाओं की विधियां, शारीरिक शिक्षा की विधियां। पांचवी यूनिट है शारीरिक शिक्षा की विधियां। शारीरिक शिक्षा में इसमें पर्यवेक्षण और निरीक्षण दो और हैं टॉपिक में। तो शिक्षण विधियां जो हैं, शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग, वो इस टॉपिक में है। पर्यवेक्षण कैसे किया जाता है वो भी इसमें है। तो इस किताब के लिए जो किताब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेसर KL कमलेश एंड संग्राल, इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और इसका है प्रकाश ब्रदर्स पब्लिकेशन है इसका। बहुत अच्छी पुस्तक है, जितनी भी शारीरिक शिक्षा के पर्यवेक्षण और निर्देशन और निर्णय उससे संबंधित ये पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसको पढ़ के आपको बहुत अधिक फायदा होगा, आपको ये यूनिट है वो कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाएगी। 20 मार्क्स की ये यूनिट है और पिछले वर्ष 8 और 9 2016 में 8 क्वेश्चन आए और गत वर्ष मतलब 2018 में 9 क्वेश्चन जो हैं इस यूनिट से आए थे। अब छठी यूनिट आ गई, निर्णय या ऑफिसेटिंग। और प्लस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, मतलब खेल प्रशिक्षण और निर्णय। इसके लिए जो पुस्तक है वो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, और लेखक का नाम है डॉक्टर RK शर्मा। और ये पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है ये। और इस पुस्तक में आपका सारा पार्ट, इस यूनिट का सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। ट्रेनिंग और ऑफिस सेटिंग का जो पार्ट है वो उस पुस्तक से क्लियर हो जाएगा, और बहुत अच्छी पुस्तक है। आपको अगर मैं ये जो पुस्तकें बता रहा हूँ, आप अगर ये पुस्तक पढ़ेंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे तो भी आप उनको हल कर पाएंगे। इन पुस्तकों के अलावा आपको दूसरी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, वहाँ तक नहीं होगी। अगर ये आपने पुस्तक पढ़ ली तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन आप है ना इस यूनिट के हल कर पाएंगे। 7th यूनिट है बेसिक, 7th यूनिट बेसिक एनाटॉमी एंड हेल्थ एजुकेशन। ये 40 मार्क्स की यूनिट है और इसमें पिछले लगातार 2016 और 2018 भर्ती परीक्षा में 20-20 मार्क्स आए हैं। आप इसका क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे तो इस यूनिट से 20-20 मार्क्स मतलब 40 मार्क्स का आया है। तो देखो कितना बड़ा इस यूनिट का इस PTE भर्ती में मतलब स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। अब
आप हमारे लिए एक और मैं आपकी इसके बारे में बताऊं कि मैंने देखा है कि कोई भी मार्गदर्शक है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है या कोई जहाँ पर भी ये इस तरीके की तैयारी या कराई जाती है, वहाँ पर इस सब्जेक्ट पर या तो कम ध्यान दिया जाता है और या फिर किसी बाहर के साइंस टीचर को लाकर इसको पढ़ा दिया जाता है। लेकिन आप बताएं कि अगर साइंस का टीचर है वो क्या स्पोर्ट्स के अप्लाइड एग्जाम्पल्स दे पाता है? 100 मीटर रेस के दौरान होने वाले फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस के बारे में वो बता पाता है? नहीं बता पाता। एक खिलाड़ी जिस तरीके से बता पाता है उतने तरीके से, या एक स्पोर्ट्स एक्सपर्ट या फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट जितने अच्छे तरीके से बता पाता है, उतना एक साइंस का टीचर जो जनरल साइंस का टीचर है वो नहीं, कम बता पाता है। इसलिए मैं आपको इस यूनिट के बारे में बताऊं। यदि इस यूनिट पर आपका अधिकार हो जाता है, मतलब आपको इसका अच्छा नॉलेज हो जाता है, तो फिजिकल एजुकेशन में बाकी यूनिट में आपको इजीली ये कहूँ कि ज्ञान मिल जाता है या उनके बारे में आपको नॉलेज में बढ़ोतरी हो जाती है। अब इस यूनिट के लिए बुक्स कौन कौन सी है? तो सबसे पहले तो बुक है इसके लिए कि एक तो सीबीएसई की जो 8th 9th और 10th 11th 12th की साइंस की जो बुक है ना, उसमें टॉपिक वाइज उसमें कौन से टॉपिक हैं जो अपने सिलेबस में उनका अध्ययन करना है, तो वहाँ से इसको पढ़ा जा सकता है, बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। और उसके बाद में अप्लाइड फिजियोलॉजी जो है, अप्लाइड एनाटॉमी है, उसको पढ़ने के लिए डॉक्टर R.K. शर्मा की क्रीड़ा साहित्य केंद्र की जो किताब है, क्रीड़ा साहित्य केंद्र पब्लिशर है, उसकी किताब है फिजियोलॉजी की जो किताब है, वो बहुत अच्छी किताब है इस यूनिट के लिए। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको इस यूनिट के बारे में सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से सचित्र उनका वर्णन है, जो आपको कॉन्सेप्चुअल आपका क्लियर करते हैं इस यूनिट के बारे में ज्ञान। अब हमारी आ गई 8वीं यूनिट। 8वीं यूनिट है रिक्रिएशन या इंटरटेनमेंट। ठीक है, इसकी जगह रिक्रिएशन भी यूज होता है वर्ड, रिक्रिएशन, कैंप एंड योगा। इस यूनिट में रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ की एजेंसियां, योगा कैंप कैसे लगाए जाते हैं, कैंप के बाद और कैंप से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, योग कितने प्रकार के होते हैं, योग कैसे किए जाते हैं, प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ करने चाहिए योग, कहाँ नहीं करने चाहिए, कैसा है, क्या क्या सावधानियां, मतलब पूरा संपूर्ण जो विवरण है ना, वो अजमेर सिंह जी की जो किताब है एसेंशियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक शिक्षा ओलंपिक अभियान, उससे लिया जा सकता है। इसके अलावा जो मेथड ऑफ फिजिकल एजुकेशन है उसमें इसका पार्ट बहुत अच्छा तरीके से दिया हुआ है। तो इन पुस्तकों से इस यूनिट को अध्ययन किया जा सकता है और बहुत अच्छा स्कोर इस प्रतियोगिता परीक्षा में किया जा सकता है। अब मैंने आपको ये 8 यूनिटें बताई कि इन 8 यूनिटों को इस प्रकार अगर तैयारी की जाए और इस तरीके से अगर पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। मेरी क्लास के नोट्स भी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं और उसको भी आपको पढ़ना चाहिए। और उसके अलावा आपको मेरी पुस्तक भी है शारीरिक शिक्षा नाम से, वो भी पढ़नी चाहिए। उन पुस्तकों से भी आपको इस प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा और आप अधिकतर क्वेश्चन उस प्रतियोगिता परीक्षा, वो जो मेरी पुस्तक है और मेरे नोट्स हैं, उनसे आप देखकर पढ़ेंगे तो आप हल कर पाएंगे। धन्यवाद।